नमस्कार दोस्तों। कल कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा महिला सुपरवाइज़र का पेपर आयोजित किया गया था। इस पेपर में राजस्थान जीके से संबंधित कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे था उससे संबंधित भी प्रश्न थे। कुछ पिछली सरकार की जो योजनाएं रही उनसे भी प्रश्न पूछे गए थे। तो तमाम प्रश्न इस वीडियो में अपन एक प्रकार से इनका सॉल्यूशन देखेंगे। जिन्होंने पेपर नहीं देखा है तो खुद का आंकलन जरूर कीजिएगा कि अपन के इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए, आप भले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके सिलेबस में कोई बिंदु लिखा है और उससे संबंधित इस एग्ज़ाम में यदि प्रश्न पूछा है तो मुझे लगता है वो प्रश्न आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न ये था कि कौन सा साड़ी का एक प्रकार नहीं है, यानी साड़ी का एक प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन था चोल, डागला, धोरावली, निचोल। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था डागला। डागला साड़ी का प्रकार नहीं होकर क्या है, एक अंगरखी का प्रकार है। नीचे आप इस पुस्तक में देखेंगे तो अंगरखी का बिल्कुल यहाँ पे डगला या डागला जो है वो यहाँ पे प्रकार डाला हुआ है। और साड़ी के प्रकार आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ साड़ियों के प्रकार कुछ दे रखे हैं, जिसमें देखिए चोल भी है, निचोल भी है, चीर पटोरी भी है, धोरावली भी है। और ये पुस्तक कौन सी है? तो ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है। राजस्थान अध्ययन कक्षा कौन सी है? ये कक्षा 9-10 की पुस्तक है। और मैंने पहले भी कई बार बताया है, भले ही आपकी तैयारी किसी भी लेवल पे हो, एक बार इन पुस्तकों को अच्छे से रिवीजन करें। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैंने इनके स्क्रीनशॉट लगा दिए और मैं आपसे बोल दूं कि इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। नहीं, आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन इन पुस्तकों को एक बार रेफरेंस के तौर पे आप जब भी रिवीजन करते हैं तो ऐसी चीज़ें देखिए, चीर पटोरी ये पहले भी पूछा हुआ है। कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो मतलब आंखों से निकल जाती हैं, एग्जामिनर की नज़र रहती है इन पे और वो क्वेश्चन आते हैं। अब ये धोरावली शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या। डगला या डागला किसी ने शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन पुस्तकों को एक बार रिवीजन के तौर पे आप ज़रूर इनको पढ़िएगा, भले किसी भी स्तर पे आपकी तैयारी हो। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा आभूषण महिलाएं गले में पहनती हैं, यानी जो गले में पहने जाने वाला आभूषण है वो आपसे पूछा है। जिसमें देखिए मोकड़ी है, नोगरी है, नुपुर है, थमन्यो है। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब है थमन्यो। और मैंने एक बार आपको यूट्यूब पे याद भी करवाया था कि अपन जैसे कोई ज़्यादा बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ना कि अरे यार चुप हो जाएगा, तेरा कंठ कौन दुखेगी। तो मतलब कंठ या गला, तो थम से थमन्या याद रखना है। कंठ यानी गला, तो गले में जो पहनते हैं उसको बोला जाता है थमन्यो। और ये भी इस पुस्तक में आप देखेंगे तो देखिए, कंठ या गले में जो है वो देखिए ये थमन्यो दे रखा है। और इसके अलावा हाथों में देखिए, हाथों में क्या है? मोकड़ी है। ये मोकड़ी जो दे रखा है वो है हाथों में। इसके अलावा नोगरी भी है, ये भी क्या है? आपके हाथों में है। और इसके अलावा पाँव में है, पाँव में कौन सा है? नुपुर है, नेवरी है। ये तमाम चीज़ें आप इस पुस्तक से कैरी कर सकते हैं। इसकी PDF मैं आज आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो इन प्रश्न के इर्द गिर्द जो प्रश्न है वो आप इसी PDF से एक बार रिवीजन कर लेंगे, है ना। एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। बहुत आसान प्रश्न इसलिए था क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़े ईजी थे। जैसे ग्रेनाइट जालोर का नाम आता है, सब लोग जानते हैं। लहसुन एंड थेवाकला, तो थेवाकला प्रतापगढ़ गया, इसमें आप नहीं फंसेंगे। एक ऑप्शन था टेराकोटा, जो इस प्रश्न का सही जवाब था। आप सब लोग जानते हैं कि जो राजसमंद का मोलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए फेमस है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? टेराकोटा था। और ये प्रश्न था आपकी आर्थिक समीक्षा से। आर्थिक समीक्षा से अच्छे खासे प्रश्न आए हैं। और एक तो जो शहरीकरण वाला प्रश्न था, शहरीकरण कल के पेपर में सबसे शानदार प्रश्न ये शहरीकरण वाला प्रश्न था। आर्थिक समीक्षा में हूबहू डाल रखा था। और मैंने जब आर्थिक समीक्षा आई थी उस दिन PDF डाली थी। और नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है, जब तक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मैं तो कहता हूँ कि 50 जिलों के जो आर्थिक समीक्षा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रखे हैं सारे याद कर लीजिए। अगले एग्जाम में पता नहीं कौन सा फंस जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसमें ये राजसमंद आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे टेराकोटा यहाँ पे डाल रखा है। तो नए ज़िले हैं उनको भी याद रखिए। ये देखिए सोजत की जो मेहंदी है, तो पाली इसके लिए कुछ तो बहुत आसान है। जैसे किन्नू कहाँ होते हैं? श्रीगंगानगर में होते हैं। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो याद नहीं है उनको एक बार लिंक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सिवाना किला किसने बनवाया था? आसान प्रश्न था। 4 ऑप्शन इसमें ये थे, वीर नारायण, शीतल देव, अलाउद्दीन खिलजी और चंद्रसेन। सही जवाब क्या था? सही जवाब था वीर नारायण। और ये पुस्तक आपने पढ़ी है जो राजस्थान अध्ययन वाली, तो उसमें दूसरी लाइन में दे रखी है सिवाना दुर्ग। आप देखेंगे तो उसमें देखिए इस दुर्ग की जो स्थापना है 1954 ईस्वी में
परमार वंश वीर नारायण ने की थी। तो ये पढ़ा था तो आसान हो गया आपके लिए, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान चीज़ें थी। इसके बाद देखो पाँचवा प्रश्न ये था कि पाबू जी को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो पाबू जी को जाना जाता है ऊँटों के देवता के रूप में, ऊँटों के देवता के रूप में। आपको पता है जब भी ऊँट बीमार होते हैं तो बोप्पो द्वारा फड़ का आयोजन करवाया जाता है, और उस फड़ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। आपको पता है पाबू जी 4 ही फेरे लिए थे, और आपके देवल चारणी आए कि साहब गायों के लिए जिंदराव खिंची ने पंगा कर लिया, तो उन गायों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण दे दिए थे। तो बाबू जी इनकी जो प्रसिद्ध मंदिर है जोधपुर में है, इनकी जो मृत्यु हुई थी देचू में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे ना, एक एक चीज़ें इस पुस्तक में भी अच्छे खासे दे रखी हैं, तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और समझ बनेगी अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से क्या अर्थ है, यानी जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब होता है कक्षा 1 से लेके 8। अब इसको आप 2 भागों में जरूर बांट सकते हैं। 1 से 5 है उसको आप प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, और 6 से जो 8 है उसको आप कह सकते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा। जैसे लेवल 1 की तैयारी करते हैं टीचर वाले, STC की होती है, उनको कक्षा 1 से 5 तक का टीचर माना जाता है, और जिन्होंने B.Ed कर रखी है वो लेवल 2 की तैयारी के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 का टीचर माना जाता है। तो याद रखिएगा प्रारंभिक शिक्षा, इसका उल्लेख जो है आप RT 2009 पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। RT 2009 पढ़ेंगे तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा का कई जगह जिक्र दे रखा है। तो अच्छा प्रश्न था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कक्षा 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है, कक्षा 1 से 8। ये अच्छा प्रश्न था, और ऐसे 2 प्रश्न पूछे थे कथन कारण वाले, और दोनों आसान थे। आसान इसलिए थे कि उनकी दोनों में चीज़ें बिल्कुल सही दे रखी थी। जैसे राजस्थान खनिजों में समृद्ध है, आप सब लोग जानते हैं राजस्थान जो है या तो वीरों की धरती है या फिर खनिजों की धरती है। देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेज़ी से उभर कर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपकरण हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट देबारी उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है देखिए हिंदुस्तान कॉपर, ये कॉपर है, हिंदुस्तान कॉपर प्लांट कहाँ है, तो खेतड़ी झुंझुनू में है। ये दोनों बात बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ रखी है। अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए इसका सही जवाब क्या था, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, एक ये प्रश्न देखिए पंचायती राज का प्रश्न, और मैंने 2 मिनट का वीडियो डाला था वो देखा है, तो उससे ही आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। बाकी ये कहूँगा कि कॉमन प्रश्न था, आसान प्रश्न था। राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव था, वहाँ से किया गया था। आप सब लोगों को मैंने बताया था, बिल्कुल आसान है, सब ने पढ़ रखा है। इसके बाद देखिए राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने उसका अनुसरण यानी उसको फॉलो किया, और 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, बिल्कुल सही बात है। पहला राजस्थान था, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश था। 1959 बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, एक सीधा फैक्चुअल प्रश्न था कि राजस्थान भामाशाह अधिनियम, अब राजस्थान में बहुत सारी भामाशाह हैं, तो उनके लिए एक्ट जो था वो विधानमंडल द्वारा कब पारित किया गया राजस्थान के अंदर। आपको पता है राजस्थान में केवल विधानसभा है, तो विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो अप्रैल 2017 में। तो जहाँ भामाशाह की बात आएगी वहाँ आप इस एक्ट को भी ज़रूर याद रखेंगे फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब सीधा फैक्ट बेस आप याद रख सकते हैं 181 181। एक और फैक्ट बेस प्रश्न था कि राजस्थान में दालों एवं गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था, 2005-6, 2007-8, 2006-7, 2008-9। तो ये भी फैक्ट बेस प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या था, 2007-8 याद रखिएगा। एक प्रश्न ये था कि 1 अगस्त 2021 को किस राज्य में घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए कोरोना का समय था, और घर घर औषधि योजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य था वो था अपना राजस्थान। कोरोना को लेकर कुछ भी कहें, लेकिन अशोक जी गहलोत बड़े एक्टिव थे, और इस योजना के तहत यानी औषधि वाले 4 पौधों को शामिल किया गया था, जिसमें एक था आपको याद होगा गिलोय, एक था आपका तुलसी, एक था आपका अश्वगंधा, कौन सा था, अश्वगंधा, और एक और था आपको याद आ रहा होगा उसका नाम था कालमेघ। ये 4 पौधे जिनमें कहते हैं कि एक प्रकार से ये दवाई का काम करते हैं, तो इनको लेकर ये योजना शुरुआत की गई थी, और प्रत्येक घर में ऐसे 2-2 पौधे भी वितरित किए गए थे। तो अच्छा प्रश्न था, बड़ा शानदार प्रश्न मुझे लगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि राजस्थान में हरतरी का मेला कहाँ बढ़ता है।
तो बिल्कुल भर्तरी का जो मेला है वो पड़ता है आपका अलवर ज़िले में। इस पुस्तक में भी आप देखेंगे तो सबसे पहली लाइन इसी से शुरुआत होती है कि अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपति में लक्खी मेला आयोजित होता है। और बाकी ये तमाम जानकारियाँ आप PDF से देख लेना। भर्तरी की गुफा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माउंट आबू में है, ऐसा प्रश्न पहले आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कजली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न था। इस पुस्तक में भी साफ तौर पे लिख रखा था कि क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज? यानी अमूमन हम देखते हैं कि जो तीज का त्यौहार है पूरे राजस्थान में श्रावणी तीज को बनाते हैं, लेकिन बूंदी की जो कजली तीज है वो बनाई जाती है भाद्रपद की तृतीया को। तो ये इसका सही जवाब था, अच्छे से इसको देखना। और एक चीज़ मज़े की आपको बताऊँ, इस पुस्तक में लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों क्वेश्चन इस पेपर में पूछ लिए, दोनों प्रश्न। देखो, भर्तरी का मेला किस ज़िले में बढ़ता है? तो बिल्कुल अलवर में बढ़ता है। बूंदी में कजली तीज का पर्व है किस माह में मनाया जाता है? तो बिल्कुल भाद्रपद में मनाया जाता है। दोनों प्रश्न एचटी किस एग्जाम में पूछ लिए। तो ऐसा भी होता है। सर ये तो बहुत आसान प्रश्न थे। आसान इसलिए थे क्योंकि आपने पढ़ रखे थे, तैयारी अच्छी है, इसलिए ऐसा मत कहिए कि आसान प्रश्न थे, आपकी तैयारी बढ़िया है। देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश नहीं था? अच्छा प्रश्न था ये। तो देखिए इसमें प्रतिहार था, चोल था, राष्ट्रकूट था और चालुक्य था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही जवाब था प्रतिहार, क्योंकि प्रतिहार जो वंश था वो उत्तर भारत का था। उत्तर भारत का मैंने प्रतिहार वंश आपको अच्छे से पढ़ाया था, उसमें बताया भी था। नीचे राष्ट्रकूट ध्रुव है ना, दक्षिण का। तो बिल्कुल ये सारे जितने भी हैं, चोल हैं, राष्ट्रकूट हैं, चालुक्य हैं, ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे, जबकि प्रतिहार जो वंश था वो उत्तर भारत का राजवंश था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। जरूर इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खंभों का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है? खंभों का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रणकपुर का जैन मंदिर। इस मंदिर में 1444 खंभों पर टिका होने के कारण इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है, जो इस पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है। रणकपुर का जैन मंदिर से काफ़ी प्रश्न आते हैं। भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है। कुंभा के समय इसका निर्माण किसने करवाया था? धरणी शाह ने करवाया था। जरूर इस प्रश्न के बारे में इतनी जानकारियाँ याद रखिएगा। बाकी ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए डूंगरपुर के पास की वह बावड़ी जिन्हें रानी प्रेमल देवी ने बनाया था। देखिए राजस्थान की 4 बावड़ियाँ ऐसी हैं जिनसे कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आता ही है, जिसमें नौलखा बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, त्रिमुख बावड़ी है और चांद बावड़ी है। यदि इस पुस्तक को भी आपने अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका सही जवाब क्या है? नौलखा बावड़ी। ये महारावल आस्करण की जो पत्नी थी प्रेमल देवी, उन्होंने डूंगरपुर के अंदर नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। लगे हाथ ये चारों बावड़ियाँ एक बार फिर से आंखों से निकाल लेते हैं और किसी ना किसी एग्जाम में फिर से यहाँ से प्रश्न आएगा। सबसे पहले देखें आप, बांदीकुई के निकट जो आबानेरी की बावड़ी है, चांद बावड़ी, इसका निर्माण तो करवाया था चांद नामक राजा ने। चांद बावड़ी, चांद से नाम याद रह जाएगा, इसको तो रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो मेवाड़ यानी उदयपुर की बात हो रही है। उदयपुर के महाराणा राज सिंह की पत्नी ने, नाम क्या था? राम रस्ते इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, राम रस्ते इंपॉर्टेंट है, पूछेगा वो। उदयपुर में कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर वाला आज एग्जाम में आ गया है और इसका निर्माण किसने करवाया? महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने। बूंदी में रानी जी की बावड़ी है और इसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने। इंपॉर्टेंट है, सन भी याद रख लीजिएगा, 1699 ईस्वी। अब ये चारों प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। इस पुस्तक को भी आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये चारों प्रश्न आपके भविष्य में कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, एक और फैक्चुअल प्रश्न पूछा कि राजस्थान बंजर भूमि बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया था? तो ये दिसंबर 2016 के आसपास किया गया था। सही जवाब क्या रहेगा? 2016। फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, सीधा याद रखिएगा, फिर से कोई रिपीट हो तो थोड़ा लिंक कर सकते हो आप इसको। एक और जो प्रीवियस सरकार की जो योजना थी उससे संबंधित प्रश्न था कि किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की गई है? तो बिल्कुल इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। याद रहेगा। अब इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं वो अपन नया करंट पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में MSA नीति 2022 के अनुसार जहां प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश तो 1 करोड़ से अधिक नहीं हो और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से अधिक नहीं हो, उससे क्या कहा जाता है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न था ये, और सीधा इसकी जो परिभाषा है उसी से संबंधित ये प्रश्न था। MSC आप सब लोग जानते हैं, M का मतलब होता है माइक्रो, M का मतलब पहले M का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म। S का मतलब स्मॉल का मतलब छोटा होता है, लेकिन इसमें आप लघु कह सकते हैं। और 3 नंबर पे जो M है उसका मतलब होता है माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, और मीडियम का मतलब मध्यम उद्योग, और E का मतलब इंटरप्राइज है। आपको पता है ये नीति आई थी 17 सितंबर
2022 को, 17 सितंबर 2022 को। तो आर्थिक समीक्षा आप निकालेंगे, उसमें भी लिखा है, देखिए इसके अर्थ, इसकी जो नवीनतम परिभाषा है वो देखिए कि ऐसा सूक्ष्म उद्योग, यानी सूक्ष्म की बात हो रही है, माइक्रो की बात हो रही है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और कारोबारी या टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो। और ये ही इसमें प्रश्न में लिखा है। इसका मतलब इसका सही जवाब तो क्या होगा? सूक्ष्म होगा। इसको सूक्ष्म को हम कह सकते हैं अति लघु उद्यम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? ये रहेगा। इसके अलावा ये भी आप देख लीजिए, देखिए मध्यम वाले की क्या सीमा है, तो देखिए इसमें संयंत्र या मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक न हो और कारोबार जो है वो 250 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो ये भी आपसे एग्जाम में भविष्य में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा दोनों बातें। और लघु वाले के देखें, लघु वाले की चर्चा करें तो इसमें देखिए संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो और कारोबार जो है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तीनों बातें याद रखिएगा, तीनों बातें। नेक्स्ट देखिए, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो सब लोग जानते हैं कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। इस पुस्तक को भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। सांप्रदायिक सद्भावना के ये प्रतीक हैं। इनकी मुख्य विशेषता है समाज सुधारक के तमाम बातें। ये 24 वाणियाँ जो ग्रंथ है इनके द्वारा प्रसिद्ध रचित ग्रंथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। बाकी ये जानकारियाँ आप इस पुस्तक में या PDF शेयर कर दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी द्वारा रचित जो ग्रंथ दे रखे हैं वो कौन सा इसमें नहीं है? पहला ऑप्शन था जम संहिता, दूसरा था जम सागर शब्दावली, तीसरा था विश्नोई धर्म प्रकाश और चौथा था आपका जम संकीर्ण। तो आप इस पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्रम से दे रखे हैं। जम संहिता भी दे रखा है, जम सागर शब्दावली भी दे रखा है, विश्नोई धर्म प्रकाश भी दे रखा है और जम सागर भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये जम संकीर्ण जो है वो जाम्बोजी के द्वारा रचित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? ये रहेगा। अब बताओ आपका प्रश्न कैसे गलत हो सकता है यदि इस पुस्तक को आपने अच्छे से एक बार अंकों से निकाला है? बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। ये अच्छा प्रश्न ही है, छोड़ देते हो आप। अगला देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। कब घोषित किया गया था? तो 1983 में, जब कपिल देव वर्ल्ड कप लेकर आए थे। ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। प्रोसेस सिनेरिया इसका नाम है। बाकी तमाम बातें आप अपनी पुस्तक से कैरी कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन किस सूफी संत की स्मृति में किया जाता है? तो बिल्कुल इस पुस्तक में दे रखा है, ये तो अजमेर रहा और इसका सही जवाब रहेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। बिल्कुल इसमें साफ तौर पे लिख रखा है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का ये उर्स मनाया जाता है। और वर्तमान में करंट की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 812वां उर्स जो है वो 2024 में मनाया गया है। बाकी तमाम बातें आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं, एक तरफ आपके इनसे संबंधित उत्पाद दे रखे हैं। इधर बाड़मेर, बूंदी, पाली, टोंक, इधर चावल, बलुआ पत्थर, मेहंदी, इसबगोल। तो देखिए इसमें सबसे ईजी तो आपके रहेगा मेहंदी पाली। सोजत की जो मेहंदी है वो सब लोग जानते हैं, पाली हो जाएगा। सी में 3 होगा। ऑप्शन ए में भी सी में 3 है, सी में 3 है, सी में 3 है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत होगा ऑप्शन। इसके बाद देखो इसबगोल की चर्चा करें तो इसबगोल के लिए वैसे जालोर फेमस है, लेकिन क्लोज इतना नहीं है, तो बाड़मेर के साथ जाएंगे। 4 में 1 हो जाएगा। 4 में 1 यानी ए में 4 होगा, तो ए में 4 एक ही ऑप्शन है, वो है आपका सी। इसका मतलब सी इसका सही जवाब रहेगा। सी इसका सही जवाब रहेगा। बाकी वाले भी देख लेते हैं। बूंदी का हो जाएगा चावल और टोंक का हो जाएगा बलुआ पत्थर। अगर अपन बहुत ज़्यादा करीब जाएंगे तो बिल्कुल टोंक का बलुआ पत्थर अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके आभूषण दे रखे हैं, गहने दे रखे हैं, एक तरफ शरीर के अंग दे रखे हैं। तो इसमें देखें तो सबसे ईजी पड़ेगा आपका बोरला। बोरला पहना जाता है माथे पे। इसका मतलब सी में 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा पीपल पत्र, ये पहना जाता है कान में। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब ऐसे पीपल के पन्ने जैसा पीपल का जो पत्ता होता है वैसे कुछ ट्रिक से याद करवाया था, तो थोड़ा इसको देख लेना। इसके बाद देखिएगा ठुस्सी होता है हमेशा गर्दन में या गले में, ठीक है। और आपका बच गया दामना। तो दामना पहना जाता है आपकी उंगली पे। दामना पहना जाता है उंगली पे। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई गलत इसको नहीं करेगा। आपको पुस्तकें मिल जाएंगे, मैंने इसमें आपका रेफरेंस नहीं डाला है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ आपके कुछ स्थान दे रखे हैं या मेले दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान है, तो मैच करना है। देखिए गागरोन बिल्कुल झालावाड़ हो जाएगा, कोई गलत इसको नहीं करेगा। कुंभलगढ़ बिल्कुल राजसमंद हो जाएगा। आमेर की चर्चा करें तो आमेर जयपुर में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैला देवी
जो मेला है वो करौली में हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न था, मैच कर लीजिएगा इसका जो भी ऑप्शन बने। नेक्स्ट देखिए, अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं, वो दिया था चंद्रप्रदय ने। अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रप्रदय ने दिया था। तमाम चीज़ें इस पुस्तक में दे रखी हैं, वो आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लूणी नदी के बारे में कथन से संबंधित प्रश्न था कि भारत की एकमात्र खारी नदी लूणी है जो कहाँ है? राजस्थान के थार के रेगिस्तान में होकर बहती है। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट देखिए, लूणी नदी गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। तो ये कथन भी सही है, इसका मतलब दोनों कथन बिल्कुल सही है। सही जवाब रह जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी शैली बनी ठनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? आसान प्रश्न है, सब लोग जानते हैं। सही जवाब क्या रह जाएगा? किशनगढ़ शैली। और इस पुस्तक में तमाम बातें मैंने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाई हैं, इसको और पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न ये देखिए, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसमूल। यहाँ कसमूल रंग का अर्थ है, तो बिल्कुल कसमूल रंग का जो अर्थ होता है वो होता है लाल। और ये प्रश्न रिपीट हुआ है, एक बार पहले भी अध्ययन बोर्ड ने सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा है। इस पुस्तक में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे तो राजस्थान में सभी रंग प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता है, जितने प्रकार हैं, वो अद्भुत है। इसलिए तो कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसमूल। और कसमूल का जो अर्थ होता है वो लाल होता है। सीधा है, ठीक हूबहू प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के संदर्भ में उपयुक्त कथनों को पहचानो, जिसमें पहला ऑप्शन है कि राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2018 को शुरू की थी। जो गलत है कथन, क्योंकि 20 अगस्त तो है, 20 अगस्त तो बिल्कुल सही है, लेकिन 2020 होगा इसका, 2018 को नहीं की थी। दूसरा देखिए, राजस्थान शराबबंदी के मामले में राजस्थान एक शुष्क राज्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना एक ऐसी योजना चलाई गई है जिसमें शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है, बिल्कुल सही है। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। बिल्कुल जैसे ही कांग्रेस की सरकार का यानी अशोक गहलोत सरकार का 1 साल पूरा होता है, उसके उपलक्ष्य में कई सारी योजनाएं जो है संचालित की जाती हैं, जिसमें एक योजना निरोगी राजस्थान अभियान भी थी, और वो डेट थी 18 दिसंबर 2019, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राजस्थान में पशुपालन के बारे में है? नहीं, पशुपालन के बारे में नहीं है, यह स्वास्थ्य से संबंधित जांच योजना है। ये कथन गलत है, इसका मतलब सही पूछा है तो बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। ये करंट वाली चीज़ें मैंने वीडियोज़ में करवा दी हैं। इंदिरा रसोई योजना का नाम भी चेंज हो गया है, मेन्यू भी चेंज हो गया है, इसमें तमाम चीज़ें जो हैं चेंजेस वाली मैंने आपको पहले करवा दी हैं, वो वीडियो आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, लालगढ़ महल और संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया था? 4 ऑप्शन इसमें इस प्रकार थे कि महाराजा गंगा सिंह, राय सिंह, लाल सिंह, जय सिंह। तो इस पुस्तक में आप देखेंगे पहली लाइन में इसका आंसर छिपा है कि महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में आप देखेंगे तो आप एक हेरिटेज होटल के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया है। बीकानेर आप जाइए, देखिए इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके वास्तुशिल्प की जो रूपरेखा है वो एक अंग्रेज वास्तुविद था, उसका नाम था सर स्विंटन जेकब द्वारा की गई। ये प्रश्न कभी ना कभी फिर से एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक फैक्चुअल प्रश्न है कि राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरू की गई थी? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या रहेगा? 20 अगस्त 2019 को स्टार्ट की गई थी, लेकिन आपको पता है अभी बीजेपी की सरकार है, तो बिल्कुल इसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा प्रमुख विद्यालय घराना कथक का नहीं है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन थे, बीकानेर घराना है, बनारस है, जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है। तो देखिए इसका सही जवाब है, नहीं पूछा है तो इसमें बीकानेर घराना नहीं होगा। और ये अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए जयपुर जो घराना है उसके प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं भानु जी। ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ भी है और फिर से भी रिपीट हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बनारस जो घराना है उसका संबंध भी कहीं ना कहीं राजस्थान से है, तो इसमें जानकी प्रसाद बिल्कुल सही है। लखनऊ घराना है वो है ईश्वरी प्रसाद का। तो ये तीनों बातें ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा राजस्थान पर्यटन की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो वो है आपके पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। शहरीकरण, नेक्स्ट देखिए, शहरीकरण के अनुसार आरोही या बढ़ते क्रम में जिले जो दे रखे हैं उनको बताना है। आज के पेपर में या कल के पेपर में सबसे अच्छा प्रश्न मुझे यही लगा। इसमें देखिए बांसवाड़ा दे रखा है, जयपुर दे रखा है, कोटा दे रखा है, अजमेर दे रखा है। एक तो आपको देखिए बढ़ते क्रम में दे रखा है, यानी बढ़ते क्रम का मतलब जैसे छोटा है, इसके बाद बड़ा आएगा, इसके बाद बड़ा आएगा, इसके बाद बड़ा आएगा। बढ़ते का मतलब बढ़ते की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की ओर। तो शहरीकरण, पहले तो देखिए आर्थिक समीक्षा आप देखेंगे तो शहरीकरण का मतलब क्या होता है? शहरीकरण का तात्पर्य है कि जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण, यानी जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो स्थानांतरण हो रही है उसके संदर्भ में था। इसके बाद आप इसी आर्थिक समीक्षा की PDF से थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ देखिए सीधा लिख रखा है कि शहरी आबादी के संदर्भ में राजस्थान के सबसे अधिक शहरीकृत जिलों में कोटा 1 नंबर पे है, जयपुर 2 नंबर पे है, अजमेर 3 है, जोधपुर 4 है। कम से कम 4 तो आप याद रखिए, 4 तो आप याद रख ही सकते हैं। इसका मतलब
आप देखेंगे तो कोटा सबसे अधिक है, तो सब मैंने कहा सबसे बड़े वाला सबसे लास्ट में जाएगा, इसका मतलब कोटा तो इनमें सबसे लास्ट रहेगा। इसके बाद देखो कोटा के बाद कौन है, जयपुर है, इसका मतलब जयपुर यहाँ रहेगा। और जयपुर के बाद कौन है, जयपुर के बाद है आपका अजमेर, तो यहाँ अजमेर हो जाएगा। और सबसे छोटे की बात करें, सबसे कम वाले की बात करें तो देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में, वैसे तो बांसवाड़ा ही हो जाएगा क्योंकि और इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखे। और यहाँ आप देखेंगे जबकि जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर ये सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले ज़िले हैं। तो डूंगरपुर होता तो यहाँ डूंगरपुर लिख देते, बांसवाड़ा एक ही है तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इसका क्रम बिल्कुल सही रहेगा। देखिए छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर, इसको बोलते हैं आरोही या बढ़ता क्रम। उम्मीद है ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर कह रहा हूँ 2023-24 की जो आर्थिक समीक्षा की मैंने पीडीएफ डाली थी, अच्छे से जब भी टाइम मिले एक एक चीज़ें इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सांझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान को राजस्थान राज्य में किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सांझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान, तो ये किया गया था, देखिए इसमें यूनिसेफ जिसमें होगा वो इसका उत्तर रहेगा, आपका उत्तर रहेगा ये वाला UNFPA व यूनिसेफ, ये थोड़ा याद रखिएगा। और आज के पेपर का अंतिम जो प्रश्न था कि राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाने की जो कार्य योजना है वो किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? आपको पता है अक्षय तृतीया या बीकानेर की जिस दिन स्थापना हुई थी उस तिथि को सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। तो इस तिथि की जो कार्य योजना है कि बाल विवाह नहीं हो, राजस्थान को मुक्त इससे बनाया जाए, तो वो तिथि है 5 मार्च 2017। 5 मार्च 2017। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा, याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से आपको सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अपनी आज की कक्षा थी जिसमें अपन ने 40 क्वेश्चन सोल्व किए राजस्थान जीके से संबंधित। आपके कितने प्रश्न सही हुए वो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। एक बात पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, कम से कम देखिए 9 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं, एक बार मेरे कहने से ज़रूर इनकी रीडिंग लगाइएगा। आपको वास्तव में मज़ा आ जाएगा कि यार क्या महत्वपूर्ण बातें इनमें लिखी हैं। और प्रमाण भी मैंने दिया है कि हाँ, बोर्ड जो है कहीं ना कहीं इन पुस्तकों के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाता ही है। आज की इस कक्षा में इतना ही। पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें भी मैंने उसी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।